वो क्योंकि भारत एक राष्ट्र है, समष्टिगत राष्ट्र, तो कई राष्ट्र है, तो उसकी मुक्ति आपकी मुक्ति है। क्योंकि ब्रिटिश एक साम्राज्यवादी है, उन्होंने भारत को गुलाम बनाया, आपको हाँ बनाया, आपको गुलाम बनाया मतलब भारत को गुलाम बनाया, तो वो साम्राज्यवादी है। और उसकी विरुद्ध की जो आपकी लड़ाई है वो एक तरह का राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन है, भारत आजादी की आंदोलन। फिर जाकर के दूसरे मुल्कों में विद्वानों ने बहुत सारे बहस हुई, हुआ। तो राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन, राष्ट्र क्या है? उस दिन हमने कहा कि राष्ट्र को अंग्रेजी में जाति भी कहता है और नेशन भी कहता है। तो राष्ट्र है क्या? तो मानव का वह समुदाय जो खास भूगोल में रहता हो, उनकी अपनी वेशभूषा, भाषा, संस्कृति और जीवन प्रणाली, आर्थिक जीवन प्रणाली रहा हो, वही एक राष्ट्र। अंग्रेजी में नेशन को कहा गया a group of people having common language and culture and way of life living in a certain territory, यानी किसी निश्चित भूभाग में रहने वाला वह मानव समुदाय जिसका अपना साझा जीवन प्रणाली हो, साझा जीवन प्रणाली एक अर्थ प्रणाली से भी, और उनका वेशभूषा, संस्कृति एक साझा रहा हो, वह समुदाय एक राष्ट्र है। जैसे किराती हम कहते हैं, किरातियों का क्या है? पूर्वी नेपाल का एक भूगोल है जहाँ वो रहते हैं, उनकी अपनी साझा भाषा, वेशभूषा और संस्कृति और एक भूगोल भी है। तो किराती क्या हुआ? एक राष्ट्र हुआ, एक जाति हुआ। इसी तरह से खस, अभी आर्य खसारे का परिभाषा गलत है। खस जो है सीजा का साम्राज्य, सीजाली सभ्यता में जो 8वीं शताब्दी में बहुत ही आगे रहा, 12वीं शताब्दी में आगे रहा, जिनके जो थे वहाँ के राज्य संचालक होते थे अशोक चल, नागराज चल, ये लोग उस साम्राज्य के बड़े, जिनका कास्की से लेकर के और वहाँ अभी के अफगानिस्तान का कुछ भाग तक फैला हुआ था। तो वहाँ एक सभ्यता बनी जिसे हम सीजाली सभ्यता भी कह सकते हैं, खस सभ्यता भी कह सकते हैं, वो भी एक राष्ट्र है। भारत के प्रसंग में लेंगे तो बंगाली एक राष्ट्र है, तो पंजाबी दूसरा राष्ट्र है। नागा और पंजाबी में कोई संबंध ही नहीं है, कोई मिलता ही नहीं, वो अलग राष्ट्र है। इसी तरह से नेपाल में भाषा है ना, भाषा कहिएगा तो भाषा एक फैक्टर, लेकिन पश्चिम के थारू का अपना भाषा है, मोरंग में अपना बोलते हैं, और ये 2 नंबर प्रदेश के थारू लोग इधर का बीरगंज के वो भोजपुरी बोलते हैं, इधर सप्तरी, सिराहा, धनुषा के बोलते हैं। वो तो अगर हमारे बच्चे अमेरिका में पैदा होता और उसके बच्चे जो अमेरिका में पैदा हुआ, वो मैथिली तो नहीं बोलेगा ना, लेकिन उनकी अपना आइडेंटिटी तो है। आइडेंटिटी से किसका भाषा बोलता है वो आइडेंटिटी नहीं है, उसकी क्या रही है वो आइडेंटिटी से जुड़ता है ना। तो क्या है कि वो एक निश्चित है। मधेश भी एक ही राष्ट्र में नहीं है, मधेश भी बहुराष्ट्रीय है। जैसे संथाल लोग मोरंग झापा में रहते हैं, उनकी अपनी वेशभूषा, संस्कृति है, उनकी निवास वो जुड़ा हुआ है, वो अलग राष्ट्र वो भी है। मधेश तो हुआ ना। अगर इसको हम समग्र में, एक समग्र होता है, एक पर्टिकुलर होता है, समग्र में क्या होगा? मधेसी कहते हुए इस भूभाग के लोगों का है, वो एक राष्ट्र कह सकते हैं, लेकिन उसके अंदर भी
कई राष्ट्र, कई जातियां हैं। मधेसी कोई जाति नहीं। इस भूगोल में रहने वालों को मधेसी, आपको पूछेगा कहेगा साउदी है, उनको कहेगा वो कहेगा यादव है, वो कहेंगे मंडल है, वो कहेंगे थारू है, वो कहेंगे राजपूत है, वो कहेंगे ब्राह्मण है। तो फिर मधेसी कौन है? मधेश के भूभाग में रहने वाले जो एक समुदाय है, जिनकी अपना साझापन है, वही समुदाय क्या है? मधेसी है। तो उसको एक राष्ट्र कहा जा सकता है। थारू को भी एक राष्ट्र कहा जा सकता है, किराती को राष्ट्र कहा जा सकता है, नेवार को कहा जा सकता है। कास्ट और राष्ट्र नहीं होता। हम लोग जो कहें यादव है, थारू है, यादव है या फलाना है, ये कास्ट है। तो जब एक समुदाय के द्वारा, एक मुल्क के द्वारा दूसरे मुल्क पर दो कैटेगरी होता है। एक मुल्क के द्वारा दूसरे मुल्क को जब उपनिवेश बनाया जाता है, तो उस उपनिवेशवाद के विरुद्ध लड़ते हुए समग्र मुल्क के वासी क्या होता है? एक मुक्ति की लड़ाई लड़ती है। तो वह अभी राष्ट्रीय मुक्ति होता है। जैसे वियतनाम फ्रांस का उपनिवेश था, फ्रांस के विरुद्ध लड़ाई लड़ा तो उन्होंने कहा हमारा राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन। उसी तरह से चाइना जापान का उपनिवेश था, तो जापान के विरुद्ध जो लड़ा वो भी राष्ट्रीय मुक्ति था। एक चरित्र उसका वो रहता है। दूसरा चरित्र है कि एक ही मुल्क के अंदर एक समुदाय के द्वारा, राष्ट्र तो एक समुदाय है, दूसरी समुदाय का वही वो व्यवहार करता है जो उपनिवेशवादी लोग करते हैं। उसके ऊपर शासन करता है, उसके ऊपर शोषण करता है, उसकी भाषा संस्कृति को मिटाता है, ये प्रयास करता है। तो वो भी एक मुक्ति आंदोलन लड़ता है, वह राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन, वह भी राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन। तो मधेश का आंदोलन या थरवट का आंदोलन या जनजातियों का आंदोलन, ये राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन है, ये जातीय मुक्ति आंदोलन नहीं है। क्योंकि जाति और राष्ट्र एक होता है, जात अलग होता है। जैसे बांग्लादेश में जाइएगा तो वहां का पार्टी है जातीय पार्टी, नाम रखा है। इरशाद का पार्टी है जातीय पार्टी। वैसे सुनिएगा तो कास्ट का पार्टी नहीं, वो नेशनल पार्टी है उसका इंग्लिश में। नेपाल में 2014 साल में कम्युनिस्ट पार्टी, प्रजा परिषद, कई पार्टी मिलकर के एक मोर्चा बनाया था। उस मोर्चा का नाम था संयुक्त जातीय मोर्चा। संयुक्त क्योंकि कई जाति, मतलब उसका यूनाइटेड नेशनल फ्रंट नाम रखा अंग्रेजी में। अंग्रेजी में तो नेशनल फ्रंट कहने से समझ जाते हैं, लेकिन जातीय शब्द का था तो कास्ट आ जाता दिमाग, इसको अलग करना। तो मधेश मुक्ति आंदोलन भी, मधेश का चैप्टर में हम लोग जाएंगे, मधेश आंदोलन भी राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन ही है। क्योंकि एक ही देश में वो शासित है और दूसरा शासक है। दूसरी है कि इनकी भाषा, संस्कृति, इनकी पहचान को मिटाने का प्रयास राज्य के द्वारा किया गया, जब से इस भूभाग को कब्जा किया है तब से। इसलिए हम लोग जो है नेपाल देश के अंदर अपनी मुक्ति को चाहते हैं, तो ये राष्ट्रीय मुक्ति हुआ। सेपरेशन क्या होता है? पृथकतावादी आंदोलन भी कहीं कहीं दिखाई दिया जाते हैं। पृथकतावादी आंदोलन क्या है कि नहीं, तुम हमारे ऊपर दमन कर रहे हो, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम अलग रहेंगे, हम अलग रहेंगे। वो भी एक आंदोलन है। श्रीलंका में एलटीटी ने वो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चला। भारत में खालिस्तान का आंदोलन भी राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन था, लेकिन वो आंदोलन का तरीका क्या था? भारत से अलग करेंगे बाकी तरह, और वो खालिस्तान बनाना का वो अलग है। तो कई देश में है ऐसा, कई मुल्कों में ऐसा हुआ। इंडोनेशिया से अलग हुआ टिमोर, पूर्वी टिमोर। पूर्वी टिमोर में क्या था कि जो एक छोटा सा टापू जैसा है, उसके ऊपर इंडोनेशिया ने कब्जा करके, इंडोनेशियालियों ने सैकड़ों वर्ष से शोषण दमन किया, और उन्होंने लड़ाई लड़ा
और वो भीषण लड़ाई लड़ा, उसका करीब करीब 2/3 पॉपुलेशन तो लड़ाई में ही मारा गया। फिर वो अलग हुआ तो एक मुल्क के रूप में आया है पूर्वी तिमोर। तो वो क्या मुक्ति था? वो भी राष्ट्रीय मुक्ति था। तो राष्ट्रीय मुक्ति का एक चरित्र है साम्राज्यवादियों से मुक्त पाना, दूसरा चरित्र है कि आंतरिक रूप से वह अगर गैर बराबरी है उनके साथ, आंतरिक रूप से उनके ऊपर शोषण दमन वही तरह से किया जो एक उपनिवेशवादी ताकत करता है, तो वह मुक्ति भी राष्ट्रीय मुक्ति। इसका 2 चरित्र, एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो अलग करेंगे, दूसरा होता है कि एक ही मुल्क में रह करके अपने अधिकार को कायम करेंगे बराबरी के हक का। तो इस तरह का राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन कई मुल्कों में चल रहा है, अभी भी चल रहा है, बहुत विकसित देश में भी चल रहा है। आपको कनाडा में इस तरह का मूवमेंट क्यूबेक कह के जाती है, वो लोग लड़ रहा है अधिकार। स्पेन जैसे देश, विशाल विकसित देश में भी कैटलॉन्स कह के जाती है, उसकी भी राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन चल रहा है। इधर इराक में टर्किश लोग हैं, तुर्क कुछ जाति के लोग रहे हैं जो इराकियों के, वहां के तुर्किस्तान की मांग वहां भी चल रहा है, चला अभी घटनाक्रम से थोड़ा दबा गया। इस तरह से कई देशों में कई मूवमेंट चल रहा है। भारत में तेलंगाना का आंदोलन चला लंबा, अभी आकर के प्रांत बना। फिर झारखंड का मूवमेंट कितनी पुरानी है, करीब करीब 300 वर्ष पुराना आंदोलन है झारखंड। मुगल काल में इसका आंदोलन का शुरुआत किया था ताना भगत ने। ताना भगत नाम के आदमी एक साधु संत जैसे थे। उन्होंने एक प्रचार किया कि भाई ईश्वर ने हमें भेजा है तुम्हें अधिकार दिलाने के लिए, जंगल पे राज तुम्हारा हो, जंगल पे राज तुम्हारा अभी भी है। वहाँ कई साहित्य है, महाश्वेता देवी वर्मा का साहित्य है कि जंगल के दावेदार कौन, क्योंकि जंगल के साथ जुड़ा हुआ जीवन प्रणाली को जंगल में अधिकार चाहिए। तो वह आंदोलन शुरू किया ताना भगत, उसे होते हुए बिरसा मुंडा ने आगे बढ़ाया, होते होते 250-300 वर्ष करके के बाद में अभी झारखंड एक अलग राज्य बना। तेलंगाना का पुराना आंदोलन था, अभी तेलंगाना राज्य बना। तो इस तरह के आंदोलन जो है वह भी एक तरह का जातीय मुक्ति और राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन भी है, जो एक मुल्क के अंदर रह के अपनी हक, अपनी स्वायत्ता सुशासन के लिए लड़ रहा है। तो मधेश आंदोलन भी राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन ही है हमारे। अब यहाँ आते हैं कि सबसे पहले, आप लोग जानते होंगे, बताएंगे, सबसे पहले मधेश का सवाल जो रिकॉर्डेड है, जो अज्ञान है उसको तो नहीं कहा सकता, जो रिकॉर्डेड है, किसने उठाया था? हाँ, किसने? मौर्य ने, सत्यमणि त्रिपाठी, त्यागी, सत्यमणि नहीं, नारायण मणि त्यागी। नारायण मणि त्यागी ने क्या हुआ कि राणाओं को, वो राणा का हाई लेवल का कर्मचारी था उस समय, उन्होंने लिखा राणा को चिट्ठी, जो ये तराई के, जो नेपाल को अगर विकसित करना है तो तराई में के जो बासिंदा है उन लोगों को आगे बढ़ाइए तो नेपाल विकास करेगा, उन लोगों को अधिकार दीजिए, उन लोगों को आगे बढ़ाइए तो नेपाल विकास करेगा, क्योंकि उन्होंने उठाया था। बाद में क्या हुआ, उसका कहाँ गया, क्या हुआ, कोई अता पता नहीं रहा, वो था तो नेता नहीं था। इसके बाद संगठित रूप में, ऑर्गेनाइज रूप में, वो ऑर्गेनाइज नहीं था लेकिन ऑर्गेनाइज रूप में पार्टियां बना करके, संगठन बना करके मधेश का, तराई का सवाल उठाया। और वो पहली पार्टी कौन था? तराई कांग्रेस।
ये कब बना? नहीं, वेदानंद झा नहीं, वेदानंद झा बहुत बाद में आया। तराई कांग्रेस 1951 में स्थापना हुई और सिरहा में, ठीक है क्या, आपने बलदेव दास और कुलानंद झा, इन लोगों ने, कुलानंद झा, उन लोगों ने तराई कांग्रेस का स्थापना किया। संगठित रूप में तराई कांग्रेस पार्टी के रूप में आया और 2000 जो 15 साल का इलेक्शन था, पब्लिक संसदीय इलेक्शन, 40 सीट चुनाव लड़ा, 40 सीट पे, और हमारे मधेश के बहादुर लोगों ने 40 सीट में जमानत जब्त करवा दिया। नहीं, बच्चा यादव नहीं, सब जवाने यादव से। एक तो बलदेव दास था, है ना, उसका 40 सीट चुनाव लड़ा, 40 सीट में, 40 सीट में मधेश के अधिकार प्राप्ति के संघर्ष में लड़ा हुआ पार्टी, और मधेशियों ने 40 सीट में जमानत जब्त करवा दिया। हाँ, और एक भी नहीं जीत पाया। उस वक्त में जिस समय स्थापित हुई थी, वेदानंद झा दिल्ली में पढ़ रहा था। हाँ, तो वेदानंद झा पढ़ा लिखा युवा था। तब बलदेव दास कुलानंद ने लाया, बुला करके आया, बड़ा दम तेज तरार बोलने वाला, कहा चलो भाई तू आगे बढ़ो। तब उस पार्टी में उन्होंने ज्वाइन किया, वो संस्थापक नहीं। और उस पार्टी का लक्ष्य क्या था? क्या लक्ष्य था? पहला लक्ष्य क्या था, दूसरा क्या था, 3 लक्ष्य बताए, मेजर 3 ही लक्ष्य था उनका। नहीं, एजेंडा क्या था? हाँ, आप सही करें, हिंदी भाषा का मान्यता, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी भाषा का मान्यता है। दूसरा मुद्दा उनका क्या था? नागरिकता तो देने का चलन नहीं था उस समय, नागरिकता देने का चलन ही नहीं था उस समय। दूसरा एजेंडा क्या था उनका? देखते हैं। अब यहाँ तराई कांग्रेस, तराई कांग्रेस, इसकी स्थापना हुई थी 1951। शायद नहीं, 8 हो जाता है ना, ये 7-8 दोनों को और होता है। इसका उद्देश्य क्या था? पहला, हिंदी भाषा का मान्यता। दूसरा, नहीं, वो सही कर रहा है, सरकारी सेवाओं में मवेशियों की सहभागिता। और एक तीसरा था जो महत्वपूर्ण, वो क्या था? नहीं, उसका मेन एजेंडा तो संविधान सभा जो तो था ही रहना है।
समानुपातिक शब्द उस समय में सुना ही नहीं था उन लोगों ने। अरे वो तो आ गया ना सरकारी सेवाओं में से भी सवाल, संघीयता भी नहीं था, सब उनका सब था प्रांतीय सरकार, प्रांतीय सरकार। ये 3 मेजर ऑब्जेक्टिव था। ये नारा उन्होंने दिया, आगे बढ़ा, लेकिन उन्होंने इस प्राप्त करने के लिए कोई आंदोलन नहीं किया, कोई संघर्ष नहीं किया। सिर्फ नारा दिया, पार्टी बनाया, नारा दिया और कोई संघर्ष नहीं किया। और